नमस्कार दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी पे बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे मुझे। मैं खुद भी आंसर कर सकता था, बट मेरा अवेयरनेस लेवल इसमें उतना ज्यादा नहीं है कि मैं आपको उतनी सहजता से, जैसे मैं बाकी टॉपिक्स पे चीजें बताता हूं, बता सकूं। जब भी किसी भी चीज में बताना पड़ता है, तो अगर आपके पास 500 की नॉलेज है तो आप उसको 100 की डिलीवर कर पाते हैं, जो एम रहता है। तो ऑफ कोर्स इस सब्जेक्ट पे मेरी नॉलेज 500 के लेवल की नहीं है। आज मैं अपने साथ एक गेस्ट लेकर आया हूं, रिक्वेस्ट करी है। पहली बार इस तरह का मेरे चैनल पे हो रहा है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ इस चीज को लाने के लिए, इस तरह का फॉर्मेट लाने के लिए आप लोग लाइक कर दें इस चीज को, क्योंकि बहुत जोर लगा है। ये हमारे जो गेस्ट हैं काफी बिजी रहते हैं, इनके शेड्यूल से मैंने टाइम इनसे रिक्वेस्ट किया है। हमारे गेस्ट का नाम है अजय अहलावत जी। वेलकम अजय जी, वेलकम टू द चैनल सैंगोलाइफ सूत्रास। आज हम एम ये है कि क्रिप्टो करेंसी पे बात करेंगे, बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में बात करेंगे। मैं ये अज्यूम करूंगा कि जो ऑडियंस सुन रहा है उसको पता है, क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना है, बट क्यूरियोसिटी है। एंड काफी न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने तक मीटिंग ले ली है, एंड इट इज ऑल ओवर द सोशल मीडिया स्पेस। बहुत आप लोगों को स्पैम एंड एडवर्टाइजमेंट्स और बहुत कुछ भी आता है। तो आज बहुत सहजता के और बेसिक लेवल पे हम इसको चर्चा करेंगे। सो मैं सर बहुत 5-6 सवाल तक ही रिस्ट्रिक्ट करूंगा, कोशिश करेंगे वीडियो बहुत लंबा ना रहे, क्योंकि ये बिगिनर्स वीडियो रहेगा। अगर ऑडियंस का इंटरेस्ट आएगा, कमेंट सेक्शन में अच्छे कमेंट्स आएंगे और जानकारी हासिल करना चाहेंगे, स्पेसिफिक क्वेश्चंस आएंगे, उनको मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम एक फिर फॉलो अप वीडियो करेंगे। तो सर पहला क्वेश्चन है कि बेसिकली व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? Amit, thank you so much for inviting me to your channel, and I've been watching, in fact, most of your videos. आपकी जो व्यावहारिक ज्ञान है वो सबके लिए बहुत यूजफुल है। सो उसी श्रेणी में सबसे पहले क्रिप्टो, ये क्रिप्टो वर्ड आया कहाँ से? देखिए, क्रिप्टोग्राफी लगभग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास शुरू हुई थी, जब सेनाएं अपना संदेश भेजने के लिए मैसेजेस को कोड करती थी, तो उसको क्रिप्टोग्राफी कहते थे। क्रिप्टोग्राफी एज ए सब्जेक्ट एग्जिस्ट ऑलमोस्ट अर्ली 20th सेंचुरी से एग्जिस्ट कर रहा है। फिर एक नया कॉन्सेप्ट आया, ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन को आप एक रजिस्टर समझ लीजिए कि जब हमारे डेटा का एक रजिस्टर भर जाता है तो हम दूसरा रजिस्टर शुरू करते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर है जिसमें पुराना सारा डेटा भी अगले ब्लॉक के लिए अवेलेबल रहता है। तो ये सब चीजें एग्जिस्ट करती थी। अभी आपको मैं एक इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट की तरफ रेफर करूंगा। याद है 2008 लेटर हाफ 2009 एंड 2009-10 वो टाइम था जब बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स कर रहे थे। सबप्राइम मॉर्गेज क्राइसिस हुआ था, लेमन ब्रदर्स कोलैप्स कर रहे थे। सो ओवरनाइट जो लोगों की सेविंग थी वो नेक्स्ट टू नथिंग हो जाती है। आपने मेहनत करके पैसे जोड़े, बॉन्ड खरीदा और वो बॉन्ड पानी के भाव में आ गए। उसी क्राइसिस के टाइम पे एक जेंटलमैन है, सतोशी नाकामातो। हम उन्हें एक जेंटलमैन कह सकते हैं, वो वुमेन भी हो सकती हैं, ग्रुप भी हो सकते हैं, लेकिन वो हमेशा अनोनिमस रहे हैं। उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, मतलब दावे के साथ कोई नहीं कह सकता कि यही सतोशी नाकामातो। उन्होंने एक पेपर लिखा, उस पेपर का नाम था पीयर टू पीयर ई कैश। अब वो कहते हैं कि सेंट्रल बैंक्स को क्यों एक प्रभुता मिले कि वही करेंसी बनाए, और हर कंट्री का अलग एक सेंट्रल बैंक है। क्यों ना सिटीजन ही अपने एक करेंसी बनाए जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ वैल्यू हो सके। तो वो पेपर उन्होंने लिखा, उस पेपर में उन्होंने बिटकॉइन को इंट्रोड्यूस किया। तो बिटकॉइन बन गई पहली क्रिप्टो करेंसीज जिसकी सिक्योरिटी क्रिप्टोग्राफी से प्रोटेक्टेड थी, जिसका रिकॉर्ड ब्लॉकचेन पे मेंटेन किया गया था। और उस सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए और उस ब्लॉकचेन को मेंटेन करने के लिए माइनर्स, बेसिकली रिकॉर्ड कीपर्स की जरूरत थी, जिन्हें माइनर्स कहते थे, और उनको रिवॉर्ड में कॉइन्स मिलने लगे, जो कि बिटकॉइन बन गया। सो इन अ वेरी सिंपल और संक्षेप में ये क्रिप्टो करेंसी का इतिहास है, स्पेशली बिटकॉइन का, और उससे फिर आगे बाकी क्रिप्टो करेंसी भी बनती। ठीक है सर, ये जिसमें आपने एक टर्म यूज करी ब्लॉकचेन, तो क्रिप्टो करेंसी को आपने बताया। अब इसकी जो अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी या जो मेन कीवर्ड है वो ब्लॉकचेन है, तो इसको थोड़ा सा आप और थोड़ा डिटेल में बताएंगे?
जो अंडरलाइन ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट क्या है और वो क्या किसी और चीज में भी यूज हुआ है, हो सकता है, क्योंकि और क्या हम ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी को थोड़ा अलग करके भी देख सकते हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन को क्रिप्टो करेंसी को तो वो मैं आगे भी सवाल पूछूंगा, क्रिप्टो करेंसी को तो फिर भी लोग काफी अटैक कर रहे हैं, पर ब्लॉकचेन पे मुझे सहमति बनती दिख रही है कि कुछ नई चीज है, तो इसके बारे में जानकारी दीजिए ब्लॉकचेन के बारे में। ओके, ब्लॉकचेन को आप एक मालगाड़ी समझ लीजिए, जिसमें एक के पीछे एक डब्बे जुड़े हैं, और जो पहला डब्बा है, इनफैक्ट मालगाड़ी में इंजन होता है, उसको ब्लॉकचेन में जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं। तो जेनेसिस ब्लॉक में सारी इनिशियल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है कि भाई ये ब्लॉकचेन किसके लिए बनी है। उसके बाद आप मालगाड़ी में सोना चढ़ाएं, चांदी चढ़ाएं, कोयला चढ़ाएं, पशु चढ़ाएं, आदमी चढ़ाएं, वो आपकी मर्जी है। सो ब्लॉकचेन एक प्लेटफॉर्म है इंफॉर्मेशन का, और इतना अच्छा सिस्टम है ये कि आप ना तो इसमें इंफॉर्मेशन को टेम्पर कर सकते, ना ही आप इसमें फर्ज कर सकते, और ना ही पीछे बैकग्राउंड हिस्ट्री में जाकर के कोई भी डेटा अमेंड कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्लॉकचेन पे आपके लैंड रिकॉर्ड्स हैं, तो लैंड रिकॉर्ड्स हमेशा एक्यूरेट रहेंगे, और आपको उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम ब्लॉकचेन डिस्पर्स है, कोई डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है। कोई भी एंट्री उस ब्लॉकचेन पे होती है, तो वो जो लेजर, आप ये समझ लिए एक रजिस्टर लैंड रिकॉर्ड्स का है, उसकी फोटोकॉपी सबके पास है। जब भी कोई एंट्री होती है वो सबके पास होती है, तो उसमें कोई फर्जी एंट्री करने की कोशिश करेगा तो चेन उसको रिजेक्ट कर देगी। सो ब्लॉकचेन इज ए चेन ऑफ ब्लॉक्स दैट कंटेन इंफॉर्मेशन। तो सर जैसे इसको समझूं तो इस पे हम ये कह सकते हैं कि कोई टाइम स्टैम्प सॉर्ट ऑफ चीज है कि एक टाइम स्टैम्प लग गई, उसको पीछे जाके उसको दोबारा मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। हाँ, देखिए, बहुत जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स हैं, इनमें मेल ट्रांजैक्ट होती है, डेटा ट्रांजैक्ट होता है, इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्ट होती है। हर डेटा, हर इंफॉर्मेशन को एक टाइम स्टैम्प करके स्टोर कर लिया जाता है, लेकिन वो स्टोर होता है कंपनी के सर्वर पे। उसके 1 या 2 या 10 कस्टोडियन होते हैं। हम उन पे ट्रस्ट करते हैं कि उस डेटा को सिक्योर रखेंगे, लेकिन ब्लॉकचेन होता है ट्रस्टलेस लेजर। ट्रस्ट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सारी इंफॉर्मेशन ओपन डोमेन में है। जिसने भी चेन डाउनलोड कर रखी है, वो सबके पास इंफॉर्मेशन जाएगी। अगर डिस्प्यूट है, तो जो 51% लोग कहेंगे वो एक्यूरेट माना जाएगा। तो अनलेस आपके पास 51% से ज्यादा ब्लॉकचेन की लेजर्स हैं, आप उसको अमेंड नहीं कर सकते, और 51% पॉसिबल भी नहीं है, बिकॉज बहुत लार्ज है और बहुत डिस्पर्स्ड है। सो इट्स कॉल्ड गॉड्स प्रोटोकॉल ऑल्सो, कि भगवान का प्रोटोकॉल है, इसको आप फर्ज कर ही नहीं सकते। तो सर ये बेसिकली, हाँ, तो इसी को मतलब अगर इसी का मैं एक फॉलो आउट देखूं, तो अगर ये जो डेटा गवर्नमेंट लेती रहती है, किसने कितना खर्चा किया, इनकम टैक्स दिया नहीं किया, प्रॉपर्टी किसके नाम पे, अगर ये चीजें ब्लॉकचेन पे चली जाएंगी तो फिर किसी को किसी का डेटा निकालने की, पूछने की, ट्रैक करने की जरूरत ही नहीं। इट इज अवेलेबल फॉर एवरीबडी, मतलब कॉमन आदमी से लेके गवर्नमेंट से लेके होल वर्ल्ड नोस कि किसके पास क्या ओन करता है वो। अगर वो एसेट्स को हम इस टेक्नोलॉजी के साथ लिंक करते हैं, स्पेशली जो महंगे एसेट्स होते हैं, लेट से कि 1 करोड़ रुपए से ऊपर की कोई भी चीज है, लेट से प्रॉपर्टी है या कोई एसेट है, इवन पेंटिंग है या कोई ऑर्नामेंट है, एनीथिंग विच इज लाइक अबव ए पर्टिकुलर फिगर, तो अगर उसको ब्लॉकचेन के साथ कर दिया जाए तो गवर्नमेंट को तो फिर इतनी जो फौज पाल रखी है इनकम टैक्स और ये सब फॉलो करने की काफी मतलब उनका तो पैसा बच जाएगा अगर ये फॉलो कर ले। तो ये तो एक तरह से पॉजिटिव चीज है। ये इससे आप क्या इंडिविजुअल प्राइवेसी पे इफेक्ट होगा, आपका क्या इस पे टेक है? ओके अमित, ब्लॉकचेन के बहुत सारे फायदे हैं, और ज्यादातर उसमें टेक्निकल हैं। तो उसकी बजाय मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। लास्ट ईयर जब जनरल इलेक्शन हुए थे, नॉट लास्ट ईयर, लास्ट टाइम, तो एक कैंपेन चला था जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने लीड किया था, दैट कि जो असेंशियल ड्यूटी पे हैं, जो हेल्थ वर्कर हैं, पायलट है, ट्रेन ड्राइवर है, जो उस दिन वोट नहीं डाल सकते, या आपका वोटर आईडी गुड़गांव में है लेकिन उस वीक के लिए आप बॉम्बे में हैं, या आप फौज में हैं, या फौज का तो फिर भी पोस्टल बैलेट अलाउड है, नॉर्मल सिटीजन को पोस्टल बैलेट अलाउड नहीं है, आप अपनी जगह पे अवेलेबल नहीं है जहां जिस पोलिंग बूथ में आपका रजिस्टर्ड है। तो ये वाली एक प्रेजेंटेशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सुनील अरोड़ा जी अभी रिटायर हो गए हैं, उनको ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स ने दी थी। उन्होंने ये समझाने की कोशिश की थी, अगर वोटिंग ब्लॉकचेन पे है, तो इट डज नॉट मैटर कि आप दुनिया के किस कोने में हैं। ब्लॉकचेन इंश्योर करेगी कि ये आप ही हैं, और आप कहीं से भी घर बैठे वोट डाल सकते हैं। और उन्होंने एग्री भी किया था कि इसका एक पायलट प्रोजेक्ट बनाएंगे, और इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में उन्होंने बोला भी था, उन्होंने एक टीम अपॉइंट की है
जस्ट इमेजिन अगर आप घर से वोट डाल सकते हैं तो वोटिंग परसेंटेज जो अपनी कंट्री में 55 to 65 की रेंज में रहता है, वोटिंग परसेंटेज 75-80 जा सकता है। एंड पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी ही ट्रू डेमोक्रेसी है, बिकॉज 40% जो बोले नहीं उनका हमें नहीं पता। सो इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल है। बाकी कोविड के टाइम पे हेल्थ रिकॉर्ड्स अगर ब्लॉकचेन पे होते, लैंड रिकॉर्ड्स ब्लॉकचेन पे हो सकते हैं, तो ये रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। एंड गवर्नमेंट इज वार्मिंग अप टू दिस टेक्नोलॉजी। थोड़ा टाइम लगेगा उन्हें समझने में। ठीक है सर, तो दोबारा क्रिप्टो करेंसी पे आते हैं सर। पहले तो ये क्या क्या नाम है, कितनी भांति भांति की है, मेन मार्केट शेयर किसका है, मेन वाली कौन सी है, कम मेन वाली कौन सी है, और ये डिस्कस करना भी, बात करना भी, क्या ये कितना लीगल है और इंडिया में कितना लीगल है, आरबीआई का, गवर्नमेंट का एक्चुअल टेक क्या है, मतलब जो पेपर के ऊपर है। बिकॉज अलग अलग गवर्नमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है वो अलग अलग बोलते हैं, आरबीआई गवर्नर के भी इंटरव्यूज हैं, बट प्रैक्टिकली लॉ क्या कहता है इस सब्जेक्ट पे इंडिया में अबाउट क्रिप्टो करेंसी, और पहले किस किस तरह की क्रिप्टो करेंसी है? तो इसमें हमें 3-4 क्वेश्चंस हो गए, हम एक एक करके लेते हैं। पहले तो किस किस तरह की क्रिप्टो करेंसीज हैं। सबसे पहले बिटकॉइन आया, और आज के टाइम पे बिटकॉइन की जो होल्डिंग है पूरी मार्केट में तकरीबन 25 से 30% है। सेकंड बड़ी जो क्रिप्टो करेंसी है वो ईथरम, जिसको ईथर भी बोलते हैं, जिसपे सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखे जाते हैं। एंड बिटकॉइन और ईथर मिला करके इनका दोनों का 60% मार्केट होल्डिंग है। वैसे तकरीबन 2000 के आसपास मेन और या सिग्निफिकेंट क्रिप्टो करेंसीज हैं। टोटल रिकॉर्डेड तो ऑलमोस्ट मिलियन प्लस हैं। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, मैं और आप भी मिलके शुरू कर सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे तो मैं और आप मिलके नोट भी छाप सकते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू तो जब होगी जब लोग उसे मानेंगे। तो वैसे ही क्रिप्टो करेंसीज में बिटकॉइन और ईथर, इनके अलग अलग यूज केस हैं, उसके लिए हम बाद में एक वीडियो कर सकते हैं। सो फिलहाल के लिए इतना काफी है कि मेन क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, ईथर और इन्हीं के अलग अलग स्वरूप। तो नेक्स्ट आपने, लीगैलिटी पे, हाँ लीगैलिटी पे। सो क्रिप्टो करेंसीज, मैंने आपको बताया 2009 में सतोशी नाकामोटो ने पेपर लिखा था, 2011 से फैलना शुरू हुआ इंडिया में, 2013-14 ऑनवर्ड्स इसका प्रचलन हुआ। और उसी टाइम पे जैसा कि हर नई चीज के साथ होता है, लोगों ने क्रिप्टो के बेसिस पे काफी सारे स्कैम चलाए कि आप ये वाला कॉइन ले लो, ये डबल हो जाएगा, अश्योर्ड रिटर्न है, आप एमएलएम कर दो। क्रिप्टो का नाम यूज करते हुए लोगों ने काफी स्कैम किए, जिसकी वजह से काफी सारे पुलिस केसेस भी हुए, और अपने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज बहुत अवेयर भी नहीं थे इस कॉन्सेप्ट के। तो जनरल इंप्रेशन ये फैला कि ये कोई एक स्कैम है, ये बबल है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने का जरिया है। और उसी टाइम पे काफी सारे वेबसाइट बेस्ड एक्सचेंजेस भी इंडिया में लॉन्च हो गए। तो गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन किया, सेबी ने बैंक्स को बोला, आरबीआई ने बैंक को बोला कि किसी भी इंडिविजुअल का ट्रांजैक्शन अगर इन इन एक्सचेंजेस के अकाउंट से होता है, आप उसको फ्रीज कर दो। इसके बेसिस पे ये सारे एक्सचेंजेस ने एक यूनियन बनाई है, एक उनका ग्रुप है, वो सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने बोला कि आप किसी सिटीजन को क्या खरीदना है, क्या बेचना है, इससे रोक नहीं सकते। आप एडवाइजरी दे सकते हो कि ये गलत है, ये सही है, जो आप दे भी रहे हो, लेकिन आप, हमारे ऑपरेशंस इलीगल नहीं है, अबाव बोर्ड है, सारे रिकॉर्ड रिटर्न्स फाइल हैं, आप रोक नहीं सकते। एंड सुप्रीम कोर्ट एग्रीड विद दीज एक्सचेंजेस एंड आरबीआई सर्कुलर वाज स्टक डाउन, एंड एक्सचेंजेस फिर से बाद में ऑपरेट कर रहे हैं। तो एज ऑन डेट हम कह सकते हैं ये लीगल नहीं है और इलीगल भी नहीं है, ये एक ग्रे जोन में ऑपरेट कर रहे हैं। एंड गवर्नमेंट इज अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, और लेजिस्लेट करने का पूरा प्रयास हो रहा है। आपने फॉलो किया हो, लास्ट कुछ महीनों से न्यूज आ रही है कि गवर्नमेंट बिल लाएगा। काफी बड़े बड़े मुद्दे हैं कि रेगुलेट कैसे करेंगे, इसे असेट बोलेंगे, कमोडिटी बोलेंगे, करेंसी बोलेंगे, गोल्ड सिल्वर की तरह ट्रीट करेंगे या ऑयल या दाल की तरह ट्रीट करेंगे। उन इश्यूज पे गवर्नमेंट अभी डिस्कस कर रही है, और होपफुली नेक्स्ट ईयर तक लेजिस्लेट भी कर देगी। तो सर अगर हमें किसी को बहुत ही क्यूरियस ऑडियंस है, या किसी को जस्ट वो की भी है क्या चीज करके प्रोसीजर के थ्रू जाना चाहता है, 5-10-20 हजार रुपए लगाना चाहता है, लेट से, जो मैं किसी को अपनी तरफ से मैं नहीं वो एडवाइस कर रहा, बट कई लोग होते हैं कि दे जस्ट वांट टू गो थ्रू द प्रोसीजर की आई वांट टू ओन, कि भी मेरे पास भी बिटकॉइन है 0.00 जो भी थर्ड फोर्थ फिफ्थ डेसिमल तक, तो उसमें आप बताएं कि अगर किस तरह खरीद सकता है एक आम इंसान, उसको क्या करना है, जो अगर आज बैठा है पहली बार सुन रहा है, वो कह रहा है भी मेरे को भी थोड़ा सा बिटकॉइन टाइप खेलना है, तो कैसे क्या प्लेटफॉर्म है आपके पास? हाँ, तो एग्जाम्पल लेते हैं अमित, कि जैसे इस डिस्कशन के बाद आपका मन किया कि मैं भी थोड़ा सा इसमें इन्वेस्ट करना चाहूंगा, तो तीन मोटे मोटे तीन तरीके हैं। एक है पीयर टू पीयर।
बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसमें लोकल बिटकॉइन, गेन बिटकॉइन, कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अपना आईडी क्रिएट कीजिए, दैट इज पीयर टू पीयर। तो आप उस पे देखेंगे आपके एरिया में कौन ये करेंसी सेल कर रहा है और किस रेट पे। तो आप एक मीटिंग पॉइंट डिसाइड कीजिए, वो आपके घर हो सकता है, पब्लिक स्पेसेस हो सकते हैं, वहां पे आप जाइए, अपना ट्रांजेक्शन कीजिए और उसे कैश, कार्ड या जो भी उसमें मेथड स्पेसिफाई है उससे कर सकते हैं। मैं ये नए एंट्रेंट्स के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। दूसरे दो तरीके हैं, इंडियन एक्सचेंजेस या फॉरेन एक्सचेंजेस। इंडिया रजिस्टर्ड दो तीन बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं, कॉइन डीसीएक्स है, कॉइन स्विच कुबेर है, जेप पे है, बिट बीएनएस है। आप चाहो तो मैं इनके नाम शेयर कर दूंगा, आप अपने लिंक में डाल देना बाद में। लोग इन पे अपना अकाउंट खोल सकते हैं, ये आपका प्रॉपर केवाईसी करेंगे, पैन कार्ड की कॉपी लेंगे, बैंक अकाउंट से लिंक करेंगे, आप बैंक से आईएनआर एक्सचेंज में ट्रांसफर करेंगे और आईएनआर जब एक्सचेंज में पहुंच जाएगा वहां से आप लिस्टेड प्राइस पे जो आपकी मनपसंद क्रिप्टो करेंसीज है उसको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। इनफैक्ट आप इनके प्लेटफॉर्म्स काफी कुछ जीरो आधा और बाकी स्टॉक ट्रेडिंग एप्स की तरह काम करते हैं। Third is buying through foreign exchanges, in which you can use any registered credit card to buy exchanges, जिसमें I would recommend Binance, जो इस टाइम बाय वॉल्यूम दुनिया का लार्जेस्ट है, या Coinbase जो मोस्ट रेगुलेटेड है आज की डेट में। इन दो एक्सचेंज पे आप अपने क्रेडिट कार्ड से खरीद सकते हैं। सर मुझे लगता है इस पे शायद फॉलो अप वीडियो में थोड़ा डिटेल पे करना पड़े, आज तो थोड़ा इंट्रोडक्टरी वाली क्लास टाइप में मैंने करा है। बट इसमें जैसे मैं जैसे शेयर्स खरीदता हूँ डीमैट में, मुझे दिख जाते हैं कि भाई एशियन पेंट के तरफ 50 पड़े हैं, इसके इस वाले के 40 पड़े हैं, ये पड़े हैं, तो खुल के ऐसा दिख जाता है। तो इस वाले में मेरे को कैसे दिखेगा और मैं उसको फिर सेल करूंगा, तो सेल करके जो पैसा आएगा वो मेरे जो नॉर्मल इंडियन बैंक के अकाउंट में आ जाएगा, कैसे वो कैसे होगा? ये आप देखिए, आप अमित कौन सी ऐप यूज करते हैं शेयर ट्रेडिंग के लिए? आईसीआईसी डायरेक्ट। आप आईसीआईसी डायरेक्ट की जो फंक्शनैलिटी है ऑलमोस्ट 90% सिमिलर फंक्शनैलिटी है। आपने बैंक से आईसीआईसी डायरेक्ट में पैसे भेजे, उस पैसे से आपने स्टॉक खरीदे, बेचे, या एक बेच के दूसरा खरीदा, वो सारा आपको वहां पे आपके डैशबोर्ड पे दिखता रहता है। तो सेम है, जब एक बार आईएनआर आपके एक्सचेंज के अकाउंट में आ गए, आईएनआर पड़े रहे तो आईएनआर दिखते रहेंगे, उससे आपने जो करेंसी खरीदी वो दिखती रहेगी, आपको बेची, ट्रेड की, वो सब दिखता रहेगा। और जिस दिन आपको लगा कि ये पैसे आपको वापस चाहिए, उसको आप पहले सारी करेंसीज को आईएनआर में कन्वर्ट कीजिए और वो सारे आईएनआर अपने बैंक अकाउंट में वापस भेजिए। ठीक है सर। तो अगला एक क्यूरियस सवाल जो एक आम आदमी का है, जो जैसे अपने जितने इन्वेस्टमेंट गुरुज कह लो या जो पब्लिक में काफी जिनका परसेप्शन है, जैसे राकेश झुनझुनवाला हो गए, इंटरनेशनल लेवल पे जाओगे तो वॉरेन बफेट जी हो गए, और इस तरह के जो नामी ग्रामी कई नेम्स हैं। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ गवर्नमेंट पर से, बिकॉज गवर्नमेंट, yes, government should also be listened to, RBI governor should also be listened to, but people who have created wealth, who have a history of investing and they have been successful and people follow them, they idolize them, like the names I have mentioned. So when they come out and say कि बकवास है and ये speculation है या whatever they call names to it, so एक आम आदमी जो है उसके लिए ये बहुत confusing हो जाता है। तो इस पे आप बता सकते हैं कि मतलब हाउ इफ वी से कि भी वो तो हमसे बहुत शाणे हैं, ऐसे हम मानते हैं, और जो पब्लिक में शाना आदमी है वो बड़ा बूढ़ा कह लो या शाना आदमी कह लो, परिवार में भी जैसे होते हैं, तो वो अगर वो खुल के बोल रहा है, रिकॉर्ड पे बोल रहा है, एंड कई लोगों के नाम एसोसिएट कर दिए जाते हैं। आई बिलीव अभी आनंद महिंद्रा जी का किया गया, एंड ही केम अप वेरी स्ट्रांगली कि भाई मैं कोई नहीं खरीद रहा है, मेरे नाम पे मत करो, विच इज राइट, बिकॉज हमें इस तरह गलत भ्रांतियां भी नहीं फैलानी। तो एक आम पब्लिक को किस तरह डाइजेस्ट करना है इस चीज को? ओके अमित, तीन क्लासेस हैं लोगों की जो क्रिप्टो से घबराते हैं, डरते हैं या पसंद नहीं करते हैं। पहली क्लास तो है स्कैम रिडल्ड जनरल पब्लिक। हमें हिंदुस्तान में इतने स्कैम देखे हैं कि कोई भी नई चीज देख के हमें बोलता है कि बहुत रैपिड रिटर्न्स मिलेंगे, कोई इनवेरिएबली गड़बड़ी मिलता है। तो वो पब्लिक का स्केप्टिज्म बिल्कुल राइट है कि हमारा इतिहास कह चुका है कि जब भी हमने कुछ एक्साइटिंग सा ऐसा कुछ प्रोग्राम आया वो गलत ही निकला है। दिस इज वन क्लास, एंड उनका रीजन यही है कि हिस्ट्री डज नॉट सपोर्ट के इतने अट्रैक्टिव रिटर्न्स आ सकते हैं। दूसरी क्लास है सेंट्रल रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन, स्पेशली सेंट्रल बैंक्स। इंडिया का आरबीआई नहीं, सारे बड़े बड़ी छोटी इकोनॉमीज में सब में एक सेंट्रल बैंक्स क्रिप्टो करेंसीज के बहुत अगेंस्ट हैं। वो भी लाजमी है कि भाई करेंसी पे इनका एक सेंट्रल फंक्शन सेंट्रल बैंक का करेंसी कंट्रोल ही है। आप वही उनसे ले लेंगे तो उन्हें पसंद नहीं आएगा।
एंड तीसरी क्लास है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो ट्रेडिशनल मनी में डील करते आए हैं, जैसे आपने वॉरेन बफे का नाम लिया है या अपने लोकल पे इंडिया पे लेवल पे मिस्टर झुनझुनवाला का लिया है. सो देव मेड मनी, देव मेड नेम यूजिंग ओल्डर टेक, ओल्डर इंफॉर्मेशन, ओल्डर प्लेटफॉर्म. ये एक नई चीज है उनके लिए. इनमें से आप समझ लीजिए कुछ ओल्ड एज इन्वेस्टर्स हैं, पुराने इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इस करेंसी को समझने की कोशिश की है. जॉन मैकेफी जो ही इज नो मोर, दे मेड लॉट ऑफ मनी इन दिस. एंड आज की डेट में आप 4 या 5 जो बड़े बड़े नाम देखते हैं, अमेजॉन, गूगल, फेसबुक, इनके सबके इन्वेंटर, इन्वेस्टर्स, गवर्नर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सबके सब क्रिप्टो करेंसीज में हेवीली इन्वेस्टेड हैं. ट्विटर अपना करेंसी लॉन्च करना चाहता है, फेसबुक अपना करेंसी लॉन्च करना चाहता है, एप्पल कंपनी पर से इज नॉट लॉन्चिंग इट्स ओन क्रिप्टो करेंसीज, बट एप्पल सीईओ टिम कुक हैज गॉन ऑन रिकॉर्ड कि उसके मिलियन प्लस इन्वेस्टमेंट, पर्सनल इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसीज में है, एंड वो अपने प्लेटफॉर्म पे क्रिप्टो ऐप बनाना चाहते हैं. सो ये बहुत टेक ओरिएंटेड इन्वेंशन है. जो लोग टेक को अच्छी तरह से समझते हैं वो जानते हैं इसकी वैल्यू क्या है, वो इसमें अपनी पर्सनल और कंपनी की वेल्थ लगा रहे हैं. जो टेक को बहुत ज्यादा नहीं समझते हैं या ट्रेडिशनल मनी में ही कन्विंस है, वो इसमें आने में थोड़ी आनाकानी कर रहे हैं. Sir, I will now ask the last question before we finish. We have heard this RBI also may be planning to get some sort of this currency. वो क्या चीज है, कितनी प्रैक्टिकल होगी, क्या इसके साथ कंपेयर किया जा सकता है, एंड just tell something about that. अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा डिस्कशन था. इसका एवोल्यूशन समझिए आप. जब पहले सेंट्रल बैंक्स ने, नॉट जस्ट आरबीआई, सेंट्रल बैंक इन अमेरिका, सेंट्रल बैंक इन रशिया, चाइना, एवरीवेयर, व्हेन दे फर्स्ट came to know about cryptocurrencies, they dismissed it कि फैड है, लोगों का ये चला जाएगा. बट व्हेन दे स्टार्टेड बैनिंग इट, दैट्स द टाइम लोग काउंटर आर्गुमेंट लेके आए कि इसके फायदे क्या हैं, ब्लॉकचेन है, रिकॉर्ड कीपिंग है. तो सेंट्रल बैंक्स ने थोड़ा थोड़ा सुनना शुरू किया. फिर एक और आर्गुमेंट आया कि जैसे पेटीएम से, फॉर एग्जांपल, अगर पेटीएम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐप होता और गवर्नमेंट मैंडेटरी कर देती, भाई सब, लेट्स कॉल इट भारत टीएम, सब भारत टीएम यूज करेंगे, सारा रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास है, सारी ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये तो बहुत बढ़िया रहेगा. तो उसी स्टेज पे आरबीआई को लगा कि हाँ, कुछ किसी फॉर्म का इलेक्ट्रॉनिक कैश जो गवर्नमेंट के डोमेन में हो, जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड हो, गवर्नमेंट इश्यूड हो, इट बी यूजफुल, वन, टू कीप रिकॉर्ड, एंड सेकेंडली आप देखिए करेंसीज प्रिंट करने में बहुत एक्सपेंसेस होते हैं. एक 2000 रुपए का नोट छपेगा, वो एक बंडल में बनेगा, वो मिंट से वेयर हाउस में जाएगा, वेयर हाउस से बैंक में जाएगा, बैंक से एटीएम में जाएगा, एटीएम से लोग यूज करेंगे, कुछ फटेंगे, कुछ वापस आएंगे. तो करेंसीज प्रिंट, डिस्ट्रीब्यूशन और फिर उसको रिमूव करके रीप्रिंट करने में बहुत एक्सपेंसेस होते हैं. तो आरबीआई को 2 एडवांटेज लगी. एक तो फिजिकल एक्सपेंसेस ऑन प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसीज कम हो जाएगा, एंड दूसरा जो मेजर एडवांटेज है, रिकॉर्ड कीपिंग एंड बेसिकली डेटा अवेलेबल विद गवर्नमेंट विल इंक्रीज. तो वेरी गुड. तो उस चीज से इंटरेस्ट होके आरबीआई वाज स्टिल कंसीडरिंग, जब चाइना ने अनाउंस ही कर दिया अगले साल बीजिंग ओलंपिक्स हो रहे हैं, दैट इज द टाइम चाइनीज सेंट्रल बैंक अपनी सीबीडीसी, दैट इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा. जब उनके कॉन्सेप्ट पेपर आ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, आरबीआई भी पढ़ रहा है, हम लोग भी पढ़ रहे हैं, तो लग रहा है इसके बड़े फायदे हैं. अब मैं इसको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ आपको. लेट्स सी एक 2000 रुपए का नोट छपा जिसका सीरियल नंबर है 1. वो जिस दिन मिंट में छपा उसका रिकॉर्ड एक रजिस्टर में है, हाँ भाई छपा. वो मिंट से वेयर हाउस में गया, वहां रिकॉर्ड है, आया. वेयर हाउस से एचडीएफसी बैंक में गया, रिकॉर्ड है, आया. एचडीएफसी बैंक से वो एटीएम तक गया, रिकॉर्ड है, आया. उसके बाद एक वो बाहर निकल गया, वो 2000 का नोट कहाँ गया, 2000 के 400-500 के हुए या 100 हुए, 50 हुए, किसी को नहीं पता. लेकिन अगर डिजिटल करेंसी होगी, वो 2000 का नोट अगर 1-1 रुपए में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा तो भी सारा रिकॉर्ड ब्लॉकचेन पे अवेलेबल रहेगा. फ्रॉम बर्थ टू डिस्ट्रक्शन, उसके जितने भी फ्रैक्शन होंगे, वो जहां जहां जाएगा वो नोट, वो सारा डेटा ब्लॉकचेन पे अवेलेबल होगा. तो अब ऐसी इंफॉर्मेशन अगर सेंट्रल बैंक के पास हो तो ऑब्वियसली एक्साइटिंग है. क्यों नहीं करेगा सेंट्रल बैंक कि अगर आप ओरिजिन टू डेथ ये तो डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे एक जोक चल रहा था कि भी ये जो 2000 का नोट आया, इसमें एक ऐसी चिप लगी है कि ये कहाँ नोट होगा, ये गवर्नमेंट को पता चल जाएगा. वो तो उस टाइम आया गया हो गया और ऐसा कोई चिप आया नहीं. बट ये टेक्नोलॉजी अगर आ गई तो कौन कहाँ लेके बैठा है,
इसके repercussions will happen in some sort of real estate and in other way the way Indians consume so much of assets, किस तरह consume करते हैं और कौन सी तरफ जाते हैं. So I am very very thank you to you sir for coming and enlightening us. And मैं ये इसको starter ही मानूंगा वीडियो को. I think there will be a follow up video required. Now it is left to the audience कि कमेंट्स में वो एग्जैक्टली क्या पूछना चाहते हैं, क्या हिसाब के डाउट्स हैं, क्योंकि क्यूरियोसिटी तो ट्रिगर कर दी है हमने. बिकॉज आई एज ए पर्सनली मैं जब भी इसमें इंटरेस्ट लिया और काफी मैंने डाला, इसमें अंग्रेजी बहुत ज्यादा है, टेक्निकल टर्म्स बहुत है, अखबार के बड़े बड़े पन्नों में अंग्रेजी के 4-4 हजार वर्ड के आर्टिकल होते हैं एंड काउंटर व्यूज होते हैं, लेकिन अंदर से एक बेसिक तरह से समझाना, एक इंसान को समझाना वो बहुत मुश्किल है. एंड गवर्नमेंट जो भी आदमी बोल रहा है, बात करो तो लोग दो ही चीज बोलते हैं, ये अच्छी है, ये खराब है. नोबडी इज टॉकिंग. जो जैसे मेरा चैनल का जो बेसिक एम रहता है वो है लोगों को क्लैरिटी देना. लेट पीपल डिसाइड अच्छा क्या है, खराब क्या है. सो आई थिंक वी हैव अचीव्ड द पर्पस इन दैट वे एंड आई एम वेरी थैंक यू. वी कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग.